हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 है ये चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें हम सॉइल और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सॉइल स्टार्ट करते हैं। द थिन लेयर ऑफ द ग्रीनी सब्सटेंसेस कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर जो ग्रीनी सब्सटेंसेस है, मतलब जो मिट्टी है, उसको हम सॉइल कहते हैं। ये क्लोजली लिंक्ड है लैंड के साथ। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करती है द टाइप ऑफ सॉइल की हमारी सॉइल कैसी होगी। सॉइल जो बना है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि अगर किसी की एनिमल की डेथ हो जाती है तो उससे बनता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। और मिनरल्स होने चाहिए उस सॉइल के अंदर। और वेदरी रॉक, वेदर्ड रॉक का मतलब होता है कि जब बड़े पत्थर होते हैं, दिन में गर्मी पड़ रही है उनके ऊपर, फिर रात में ठंडे हो रहे हैं, फिर गर्मी ठंड, हमारा एक वेदर चेंज जो होता है दिन रात में, उसकी वजह से वो टूट टूट के हम उसके ऊपर पैर रख दे के चलते रहते हैं पत्थरों के ऊपर, तो वो छोटे छोटे पत्थरों में बन जाते हैं, छोटे छोटे रॉक्स हो जाती हैं वो। तो वो भी सॉइल के लिए अच्छी होती है, जो कि अर्थ पे ही पाई जाती है। तो सॉइल हमारा इन 3 चीज़ों से बना होना चाहिए। ठीक है। दिस विल हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये वेदरिंग के प्रोसेस में होता ही है कि ठंड होती है, कभी फिर गर्मी हो जाती है, फिर ठंड होती है, गर्मी हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस के वजह से होता है। तो यही सॉइल अच्छी होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। एक राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का एक अच्छा सा मिक्स होना चाहिए, राइट मिक्स होना चाहिए, जिससे सॉइल फर्टाइल हो और उस पर हम एग्रीकल्चर कर सकें। ठीक है। तो यह हो गया हमारी सॉइल। अब आगे दे रखा है लैंडस्लाइड का। एक दे रखा है कि लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड डिफाइंस एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेप्राइज और द अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब अगर आपके यहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड की आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें दिखाया गया है कि जो भी ऊपर पहाड़ियाँ हैं, अगर कभी भी अर्थक्वेक आता है या फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, तो जो ऊपर की जो मिट्टी होती है पहाड़ों की, वो खिसक के नीचे आ जाती है, तो उसे कहते हैं हम लैंडस्लाइड। ठीक है। इस अर्थक्वेक हो जाना, फ्लड हो जाना, या वोल्केनो फट जाना, ऐसा कुछ होता है। तो ऊपर की जो मिट्टी होती है, पहाड़ों की मिट्टी, वो खिसक के नीचे आ जाती है, तो उसे कहते हैं हम लैंडस्लाइड। इसमें केस स्टडी भी दे रखी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। और दे रखा है आगे मिटिगेशन मैकेनिज़्म। इसमें दे रखा है कि कैसे कुछ टेक्निक्स है जिससे हम लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन्स टू लैंडस्लाइड। हम मार्क कर सकते हैं मैप पे कि कहाँ पे लैंडस्लाइड होना पॉसिबल है, फिर उस जगह पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह हम वहाँ पे ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी तो नुकसान वगैरह हो सकता है, तो हम वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह ना बनाएं। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। मतलब आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, ये है रिटेंशन वॉल। मतलब रोड है, उसके साइड में एक वॉल बना देना, एक रिटेंशन वॉल बना लेना, जिससे कि ऊपर की मिट्टी नीचे खिसके ना, ज़मीन पे ना आए, उस वॉल से रुक जाए वो। तो हम एक रिटेंशन वॉल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। हम वेजिटेशन की कवर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हम लैंडस्लाइड से बच सकें। या टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अमंग द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। द सर्फेस, हमें ड्रेनेज कंट्रोल करना चाहिए, जितना भी पानी वगैरह उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, जिससे हम लैंडस्लाइड की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। जो सरफेस होती है ड्रेनेज कंट्रोल की, वो वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। हम उसके मूवमेंट को, लैंडस्लाइड के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा सा दे रखा है लैंडस्लाइड के बारे में। फिर आगे हम सॉइल की बात कर रहे हैं। तो सॉइल की एक ये 4 लेयर होती है। पेरेंट रॉक मतलब हमारी अर्थ की सरफेस नीचे की, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फिर उसके ऊपर होती है वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक का मतलब वही छोटे छोटे पत्थर। फिर उसके ऊपर तो उड़ उड़ के मिट्टी आ जाना, सिल्ट, क्ले आ जाना, तो ये होती है 3rd लेयर। और 4th लेयर होती है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ह्यूमस का मतलब वही है कि किसी एनिमल की डेथ वगैरह हो जाना, तो वो ह्यूमस बन जाती है। तो ऊपर होती है ह्यूमस और वेजिटेशन, और नीचे सॉइल, सब सॉइल होती है, जिसमें रेत, क्ले वगैरह होती है, नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और सबसे नीचे हमारी पेरेंट रॉक होती है। और यहाँ साइड में डू यू नो में लिखा है इट्स टेक 1000 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर की सॉइल बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये लिखा है। फिर आगे लिखा है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो मेजर फैक्टर होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वो
हमारी पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के नेचर होते हैं। इसमें आपको डायग्राम में ये अच्छे से समझा रखा है कि क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए सॉइल इरोजन्स के। पहले होते हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वही होती है जो सबसे नीचे की हार्ड लेयर होती है। डिटरमाइन कलर, उसका कलर कैसा होना चाहिए, टेक्सचर कैसे होने चाहिए, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, मिनरल कांस्टेंट, परमेबिलिटी, ये सब कैसे होने चाहिए, यही पेरेंट रॉक ये होता है सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट का टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लूशन, रेट ऑफ वेदरिंग कैसा होना चाहिए, ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। फिर आगे लिखा है रिलीफ, ऑल्टीट्यूड्स एंड स्लोप्स डिटरमाइन एक्यूलेशन ऑफ सॉइल, मतलब ये सब रिलीफ, ऑल्टीट्यूड, ये भी सब इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट इफेक्ट करते हैं कि किस एनिमल की डेथ हुई है, प्लांट वगैरह। तो ये भी ह्यूमस फॉर्मेशन में, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये भी फैक्टर्स होते हैं। फिर आगे दे रखा है टाइम, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल की प्रोफाइल की थिकनेस, उसका टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। ठीक है। फिर आगे दे रखा है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि कैसे हम डिग्रेडेशन कर सकते हैं सॉइल का और कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें दे रखा है सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन ये दोनों एक बहुत बड़े थ्रेड होते हैं एज अ रिसोर्स के। सॉइल के बहुत बड़े एक थ्रेड होते हैं, बहुत नुकसान देते हैं सॉइल इरोजन और डिप्लेशन, और दोनों ही ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ह्यूमंस और नेचुरल फैक्टर दोनों ही हमारे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को इफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। जो भी फैक्टर होते हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन में इफेक्ट करते हैं वो होते हैं डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ कर रहे हैं हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स वगैरह हो रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब मिट्टी वगैरह उड़ उड़ के जा रही है, हमारे सॉइल ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्लड आ जाता है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, हम केमिकल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हमारी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे रहा है। और सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। अगर कुछ भी हम चीज़ उगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉइल। ठीक है। आगे कुछ मेथड दे रखे हैं कि कैसे हम सॉइल को बचा सकते हैं। मल्चिंग, the bare ground between plant is covered with the layer of organic matters like straw. It help in retain soil moisture. मतलब हम है ना प्लांट्स के बीच में उसके बीच में ना प्लांट्स के बीच में एक ऑर्गेनिक मैटर होता है स्ट्रॉ, उसकी हम एक लेयर लगा देते हैं जिससे एक लेयर बन जाती है जो कि सॉइल मॉइस्चर रिटेन करती है, मतलब जिससे सॉइल मॉइस्चर बना रहता है, सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। अगर हम उसके एक ऑर्गेनिक मैटर जो होता है स्ट्रॉ, उसको हम बिछा देते हैं, उसकी एक लेयर लगा देते हो, तो उसे कहते हैं मल्चिंग। तो ये प्रोसेस दे रखे हैं उनको जिससे हम सॉइल कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर आगे दे रखा है कॉन्टूर बैरियर्स, इसमें स्टोन्स, ग्रास और सॉइल को हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर कभी वाटर कलेक्ट होने लगे तो हम एक बैरियर बना दें, हम वहाँ पे गड्ढे वगैरह कर दें जिससे पानी वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाए, सॉइल में कलेक्ट ना हो ज़्यादा। और हम स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं, ग्रास का यूज़ कर सकते हैं, सॉइल यूज़ कर सकते हैं कि हम एक बैरियर बना दें। ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्टूर बैरियर्स। रॉक डैम का मतलब क्या होता है कि हम रॉक्स वगैरह बिछा दें जिससे हमारा जो वाटर का फ्लो है, मतलब जहाँ से पानी आ रहा है, सॉइल अगर ऊपर कहीं पे ऊपर है और आपको ये 2.6 दिख रही है तो वहाँ पे ये काउंटर प्लगिंग होती है, स्टोन्स वगैरह बिछा देना। रॉक डैम की बात करें तो हम पत्थर बिछा देते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा वाटर का फ्लो धीरे धीरे हो जाए और धीरे धीरे सॉइल में जाए, जिससे हमारी सॉइल का बिल्कुल भी लॉस ना हो। ठीक है। पानी धीरे धीरे जाए, ज़्यादा फास्ट ना जाए, जिससे सॉइल में रुके ना पानी, थोड़ा आराम से धीरे धीरे जाए, तो उसे कहते हैं रॉक डैम। ठीक है। फिर उसके बाद ये रखिए टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है कि आपको ये पिक्चर दिख रही है मतलब कि एक स्टेप स्लोप्स बन जाए सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, मतलब कि स्लोप्स बन जाए। जैसे आपको दिख रहा है एक ऐसे स्लोप, ऊपर स्लोप दिख रही है आपको, तो एक स्लोप बन जाए और बीच में एक सरफेस हो जाए जहाँ पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगे। तो ये हमारे रन ऑफ नहीं होता सरफेस, हमारा सरफेस सॉइल वगैरह रन ऑफ नहीं होता और सॉइल इरोजन की भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो
अगर हमारा पानी आएगा तो ऐसे स्लोप से वो चला जाएगा, बीच में वो रुकेगा नहीं, तो वहाँ पे हम क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं, उसे कहते हैं हम टेरेस फार्मिंग। अब नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप को क्रॉप को अलग अलग रोज़ में एट अ डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। अगर बारिश वगैरह आती है तो हमारी जो क्रॉप्स है वो ऑल्टरनेट रोज़ में होनी चाहिए। मतलब एक रो में आपने देखा होगा हमेशा सीधी सीधी अलग अलग रो में होती है क्रॉप्स, अगर आपने कभी देखा हो तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइम पे ऑल्टरनेटिव रोज़ में होती है, जिससे हम अपने सॉइल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और रेन वॉश भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्र प्लगिंग। कॉन्ट्र प्लगिंग का मतलब होता है कि हमारे जो हिल रोप्स हैं उसके पैरेलल, मतलब अगर कोई पहाड़ी है उसके पैरेलल हमें उसके पैरेलल हमें क्रॉपिंग करनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर करना चाहिए, वहाँ पे हमें क्रॉप उगाने चाहिए उसके पैरेलल। मतलब प्लॉगिंग पैरेलल टू द कॉन्टर ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर। मतलब पहाड़ एक हमारा एक बैरियर है वाटर का कि एक बैरियर बन गया, जिससे जो पानी का जो फ्लो होगा, वाटर का फ्लो जो होगा वो डाउन हो जाएगा फ्रॉम द स्लोप से वो चला जाएगा। तो उसके पैरेलल हमें, हिल के पैरेलल हमें क्रॉपिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर दे रखा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, अगर कोस्टल और ड्राई रीजन्स की बात करो, जो ट्रीज़ की हम आगे ऐसे अगर ट्रीज़ के आगे हम क्रॉप उगा रहे हैं और आगे हम ट्री का एक बैरियर बना दे, तो अगर हवा आएगी वहाँ से तो हमारी सॉइल को उड़ा के नहीं लेके जाएगी, मिट्टी को उड़ा के नहीं लेके जाएगी, वो वहाँ पे रोक के रखेगी कि वो ट्रीज़ आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट। हमें ट्रीज़ को वहाँ पे उगाएं कि वो हमारी विंड की मूवमेंट को चेक करे और हमारा सॉइल भी प्रोटेक्ट रहे, उड़े ना मिट्टी, उसकी वजह से पेड़ ट्रीज़ की वजह से वो बच जाए, तो उसे कहते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो ये एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन की कितने कितने मेथड्स होते हैं। तो हमने पढ़ा मल्चिंग, कॉन्टोर बैरियर्स, रॉक डैम्स, ट्रेजर फार्मिंग्स, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टोर प्लगिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम वाटर की। वाटर इज़ अ वर्चुअल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है हमारा एक। ठीक है, 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारा 3/4 जो अर्थ का सर्फेस है वो वाटर से कवर्ड है। इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसको हम वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं अपने अर्थ को। ठीक है, इट वॉज इन द प्रिजर्वेटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन्स ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक। प्रिमेटिव्स का मतलब पुराने टाइम के जो ओशंस थे उन पे जो लाइफ चालू हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इवन टुडे, आज के भी टाइम में जो ओशन जो है वह 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस हमारी कवर है ओशन से, और उसको हम एक वो हमारे सपोर्ट कर रही है वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ को वो सपोर्ट कर रहा है। हमारा जो ओशन वाटर होता है वो सलाइन एंड और ह्यूमन के पीने के लिए ओशन का पानी सही नहीं होता है, हमें फ्रेश पानी ही चाहिए। फ्रेश पानी का जो अमाउंट है वो 2.7% ही है। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज आइस शीट और ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन एरिया। जो हमारा 70% है वो आइस शीट और ग्लेशियर और इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स पर ही है। इन लोकेशंस की वजह से जो इनकी एक्सेसिबिलिटी है दे आर इनएक्सेसिबल है। 1% का फ्रेश वाटर है जो कि अवेलेबल है, जो कि ह्यूमन के पीने के लिए सही है, और जो कि ग्राउंड वाटर पर ही हमें मिलता है। मतलब धरती के अंदर पानी, हमारे बोरिंग वगैरह लगी होती है तो उससे ही हमें पानी मिलता है। अ सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक एज अ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हमें जो रिवर्स हैं, लेक है और वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में, हमें उससे ही पानी मिलता है। और डू यू नो में देखो साइड में लिखा है, इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर द ह्यूमन यूज वॉर 3850 किलोमीटर ईयर। 1975 में जो वाटर का कंजप्शन था ह्यूमन यूज़ के लिए वो 3850 था। अब वो बढ़कर 6000 किलोमीटर ईयर हो गया है 2000। अब तो 2021 चल रहा है, तो अब कंजप्शन तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। सो इसीलिए ह्यूमन का कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंसेज ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ का। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ना ही पानी घट सकता है ना ही बढ़ सकता है। एक टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक कांस्टेंट रेट पे एक वॉल्यूम है पानी का।
It abundance only seems to vary because it is in the constant motion, cycling through the oceans, the air, land and back again through the process of evaporation and runoff. This is also known as a water cycle. So हमारा जो हमें वरी करने की ज़रूरत है कि एक कांस्टेंट हमारे पास पानी है और जितना भी ओशन का पानी हमारे लिए पीने लायक नहीं है, तो एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, प्रेसिपिटेशन का या रन ऑफ का. सो इसे ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं. ठीक है. और द ड्रिपिंग टैप वेस्टेड 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर. आप डू यू नो में पढ़ो, ड्रिपिंग टैप वेस्टेड 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर. मतलब डिपिंग टैप मतलब कि हमारे घर में जो टैप लगे होते हैं, जो बूंद बूंद पानी ऐसे गिरता रहता है, वो 1200 लीटर ऑफ पानी एक साल में वेस्ट हो जाता है. तो हमारे पास पानी बहुत ही पीने के लिए, ह्यूमन के यूज़ के लिए बहुत ही 1% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है. और वैसे हमें एक्स्ट्रा पानी भी चाहिए होता है. ह्यूमन और भी अमाउंट में और भी चीज़ों में पानी को यूज़ करता है. आप साइड में देखो, ये एक्टिविटी में दे रखा है. An average urban Indian use about 150 किलोमीटर ऑफ एवरी डे. मतलब एक एवरेज इंडियन जो है कितना पानी यूज़ कर लेता है, 150 लीटर यूज़ करता है. मतलब ड्रिंकिंग में 3%, कुकिंग के लिए 4%, बाथिंग के लिए 20%, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, और वॉशिंग क्लोथ्स 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20, गार्डनिंग के लिए 23. तो टोटल हो गया 150 लीटर वो हर रोज़ यूज़ करता है एक इंडियन पानी. सो उसको खाली पीने के लिए नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए. ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमन यूज़ खाली पीने के लिए और धोने के लिए ही पानी यूज़ नहीं करता, वो और भी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करता है. मतलब वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करता है, उगाने के लिए क्रॉप्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करता है, और भी अदर तरह की यूजेज होते हैं वाटर के. हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है फूड्स के लिए, कैश क्रॉप्स इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हम अपनी स्टैंडर्डाइज लिविंग बढ़ा रहे हैं, हम अपनी हर चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है. जो ये शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर का शॉर्टेज की ये एक मेजर फैक्टर है कि हमारा पानी घटता ही जा रहा है. और जो फ्रेश वाटर है ड्यू टू ड्राइंग अप द वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी हो रहा है. वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. हमारी जो रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह है, वो सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमारी डिमांड ही बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है. फिर आगे दे रखा है प्रॉब्लम्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी. हमारी प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की. देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. scarcity of the water in many regions of the world. Most Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर. तो हमारे पास बहुत सारे, खाली इंडिया में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. स्पेशली बाहर के जो हैं, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको फ्रेश वाटर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है. कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोर सस्पेक्टेबल टू ड्रॉपिंग फेसिंग ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी. मतलब उन कंट्रीज़, वो क्लाइमेटिक जोन में, ऐसे क्लाइमेटिक जोन में जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है पानी. तो ये हो गई, आपको पता ही है पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. फिर आगे दे रखा है कि हम कैसे उसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्स को. ठीक है. अब साइड में देखो क्या लिखा है. रिवर यमुना इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल फ्लूइड एंड गार्बेज. अब रिवर जो यमुना है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है. किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वगैरह आता है, सीवेज की वजह से, गार्बेज की वजह से, सब कूड़ा वगैरह ऐसे नदियों में फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से रिवर गंगा पूरी तरह पॉल्यूटेड हो गई है. एक्सेस टू क्लीन एंड एक्यूरेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. हमारा जो एक्सेस है क्लीन वाटर का, एक्यूरेट वाटर का, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिनों में कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं पानी को. वाटर हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम इसे ओवर यूज़ कर रहे हैं और इसे पॉल्यूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, टू मेक इट अनफिट फॉर यूज़, और हमारे यूज़ के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है पानी. डिस्चार्ज ऑफ अंडर ट्रीटेड और ट्रीटिंग सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लेटेड इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेंट्स. हम इसमें पानी गंदा क्यों हो रहा है? सीवेज की वजह से, एग्रीकल्चर्स के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट वाटर बॉडीज़, इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट वगैरह होती है वो वाटर बॉडीज़ बन जाती है, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है. आर मेजर प्रॉब्लम्स. दे पॉल्यूटेड वाटर
ये हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देती है, मटेरियल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं उसमें, तो पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है और हमारे पीने के लिए यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होता वो। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। ये जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं ये इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये हमारी ह्यूमन बॉडी में पानी के थ्रू पहुँच जाते हैं। और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल can be controlled by treating these effluents suitable before releasing them in water bodies। हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं एक कुछ हम उसको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले हम उसको बचा सकते हैं पानी को। तो पानी को बचाना बहुत ही ज़्यादा, अब इसमें कुछ मेथड्स बोले गए हैं, बताया गया कि हम कैसे बचा सकते हैं। फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर स्लो सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। मतलब कि हमारे जो फॉरेस्ट है और वेजिटेशन कवर्स, वेजिटेशन वगैरह है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमारा रिप्लेनिश हो जाता है, हमारा बन जाता है पानी। वाटर हार्वेस्टिंग एक और मेथड है कि हम वाटर को बचा सकते हैं। कैनाल यूज फॉर irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage। कैनाल्स वगैरह जो हैं उसमें हम प्रॉपरली पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं, लॉस वगैरह कम कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स, वाटर स्प्रिंकल का मतलब आप साइड में देखो, पिक्चर में दिख रहा होगा कि हम एक साथ ऐसे बहुत सारा पानी ना डालें, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो हमारा पानी थोड़ा कम यूज़ होगा और हमारे जो पौधे वगैरह हैं उनको भी वाटर का लॉस कम होगा और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आराम से पानी जाएगा। तो स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरिगेटिंग the area by checking water losses through seepage and evaporation। dry region जो होती है with the high rate of evaporation, वो trickle irrigation is very useful। the valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigations। so हमारे जो dry regions है जिसमें high rate of evaporation है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि ड्रिपिंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि ड्रॉप करके पानी जा रहा है क्रॉप्स वगैरह में, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम पानी को वेस्ट नहीं करें, वाटर को हम बचा सकते हैं इस मेथड से। वाटर स्प्रिंकल मेथड वाज वेरी यूज़फुल कि हम पानी को कंजर्व कर सकें। और अगर हम ऐसे बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश आती है तो अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, बिल्कुल हैवी रेनफॉल हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्रॉप्स वगैरह को, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि ऐसे लॉस हो गया उनके क्रॉप का। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो जाना उसकी वजह से हो जाता है। तो ऐसे हम ड्रिप करके पानी डालते हैं तो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर हम कुछ भी चीज़ उगा रहे हैं तो उस चीज़ों को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वाटर स्प्रिंकल इज़ अ वेरी गुड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कि हम कंजर्व कर सकें वाटर को। तो ठीक है, यहाँ पे आपको वाटर के बारे में पढ़ लिया हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।